हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए इंडिया हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 है सिंधु घाटी सभ्यता। राजस्थान पुलिस के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बोरिंग टॉपिक है ये। सिंधु घाटी सभ्यता है ये। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये बोरिंग टॉपिक होगा। अगर आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ऐसे वैदिक शब्द है, ये कहाँ से आया? वेदों से आया। वेद कौन से हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे प्राचीन काल ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद, 4 है। और जो वेदों की भाषा है ना, वो भाषा कैसी है? संस्कृत है। जो चारों के चारों जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा में है। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इनके कई नाम थे। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था, नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, मात्र शतात्मक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, काश्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। जब कोई भी चीज का 2 या 3 नाम हो ना, तो उसका कारण होता है। कोई भी चीज है उसका 2-3, कोई शहर है, चीज है, उसका 2-3 नाम हो ना, जब पता चलता है कि कोई ना कोई कारण है इस शहर के पीछे, जिसके 2-3 नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे तारानगर। तारानगर को आज के तौर पर हम तारानगर कहते थे। स्टार सिटी, इंग्लिश में हम इसे स्टार सिटी, स्टार यानी तारा, सिटी यानी नगर। बूढ़े ही टाइम में जो हमारे दादाजी हैं, उनके टाइम में तारानगर को किस नाम से जाना जाता था? ऋणी। ऋणी ऋणी के नाम से तारानगर को जाना जाता था हमारे दादा परदादों के टाइम में। अब इसको तारानगर, फिर इसको सन सिटी, स्टार सिटी, पुराना नाम इसका ऋणी। इसका नाम ऋणी क्यों पड़ा था? जो हमारे एक इतिहासकार हुए थे, प्राचीन इतिहासकार, कर्नल जेम्स टोड। जब कर्नल जेम्स टोड ने इस तारानगर का जिक्र किया था, ऋणी का, तारानगर या ऋणी का, जब इस शहर में अकाल पड़ा था ना, तब कर्नल जेम्स टोड ने इस शहर का जिक्र किया था कि इसका नाम तारा ऋणी क्यों पड़ा। एक ऋणकनी नाम की एक महिला रहती थी। एक ऋणकनी नाम की एक महिला थी। उसको एक बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था कि तू जहां भी जाके बसेगी ना, वहां तेरे नाम का एक शहर बसेगा। एक बाबा जी हो सो भाई, वो आशीर्वाद दियो सो रणकली ने। ऋणकली ये महिला थी। इसको एक बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था कि तू जहां भी जाके बसेगी ना, वहां पर तेरा नाम का एक शहर बसेगा। ऋणकली नाम है, ऋणी इसका शहर का नाम पड़ गया जहां पे जाके बसी ना। पुराना नाम इसका ऋणी है, वर्तमान में इसका नाम तारानगर है। आई बात समझ में? ऐसे पड़ा था इसका नाम, तारानगर से वो ऋणी से तारानगर। जो ऋणकली नाम की जो महिला थी, उसका नाम, उसके नाम से जो शहर पड़ा था ऋणी, वो कौन से सन की बात है? 1826 की बात है। वो 1826 में उस शहर का नाम ऋणी पड़ा था। अब हम बात करते हैं जो विश्व की जो सबसे पहली सभ्यता है ना,
उनके बारे में। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये जो 4 सभ्यताएं हैं ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। अब मैं एक आपको बात बता देता हूँ, अब तक जितनी भी सभ्यता हुई है ना, प्राचीन समय से लेके अब तक जितनी भी सभ्यता हुई है, वो सभी सभ्यता नदियों के किनारे हुई है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सभ्यता हुई है वो सभी सभ्यताएं नदी के किनारे हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वो प्राचीन काल में परिवहन का साधन उपलब्ध नहीं था। जैसे आज दर्रे हैं, दर्रों से व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य से। तो ऐसे साधन पहले प्राचीन काल में उपलब्ध नहीं थे। तो इन्हीं सभ्यताओं के अनुसार परिवहन का साधन जहाजों के माध्यम से व्यापार होता था, तो नदियों के माध्यम से होता था, इसलिए ये नदियों के किनारे ज्यादा हुई है। मेसोपोटामिया, ये फरान व दजला नदी के किनारे है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई है। और चीन की जो सभ्यता है वो हांग हो नदी के किनारे हुई है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब ये आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाव चित्रात्मक होता क्या है? पहले जो लोग थे ना, प्राचीन समय के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता जब स्थापित हुई थी ना, उस समय के लोग जो अपने मन के विचारों को एक चित्र के द्वारा समझाते थे ना, वो थी भाव चित्रात्मक शैली। जो अपने मन के भावों विचारों को एक चित्र के माध्यम से दर्शाते थे ना, वो है भाव चित्रात्मक लिपि। जो ये लिपि है ये ऐसी थी। ऐसी थी लिपि, सर्पिलाकार। जो इस लिपि की बनावट है ना वो कैसी है? सर्पिला आकार जैसी है। देखो, जो इसकी जो ये फर्स्ट लाइन है ना, ये कहां से शुरू हो रही है? दाएं से। दाएं से शुरू हुई। और जो इसकी सेकंड लाइन है ना, अब ये यहां से यहां पर खत्म हो गई, यहां से दूसरी लाइन शुरू हो गई। ये कहां से है? बाएं से। सॉरी, ये आई इधर खत्म हो गई, यहां से टूट गई। तो कौन सी है ये? सेकंड लाइन। ये कहां से? बाएं से। जो ये भाव चित्रात्मक जो लिपि है ना, ये दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। मैं आपको बता दूं, एक है उर्दू भाषा जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो इधर से लिखते हैं और जाके दाएं तरफ खत्म हो जाती है और बाएं से शुरू होती है, उर्दू। जो इसमें जो मूल चिन्ह थे ना वो थे 64। जो इस भाव चित्रात्मक लिपि में मूल चिन्ह थे वो थे 64। और जो चित्राक्षर थे, जो चित्रों की जो
संख्या थी ना, चित्रों की संख्या वो थी 250 से 400 के करीब। और जो इस लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम वेडेन ने किया था, जो असफल रहे। प्रयास किया था इन्होंने मात्र, लेकिन ये भी पढ़ नहीं पाए, तो ये क्या रहे, असफल रहे। फिर बता दूं, भाव चित्रात्मक लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की। भाव चित्रात्मक लिपि किसको कहते हैं? प्राचीन समय में जो व्यक्ति अपने मन के भावों विचारों को एक चित्र के माध्यम से दर्शाता था ना, उसको हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। यह लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। इसमें 64 मूल चिन्ह थे। चित्रों की संख्या 250 से 400 के करीब थी। यह इसकी आकृति है वो सर्पिलाकार है। और जो इस लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम वेडेन ने किया था, जो कि असफल रहे, वो भी पढ़ नहीं पाए, प्रयास किया था उन्होंने। सिंधु घाटी, अब इसके बारे में बात करें मैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का विस्तार है, ये कितना है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का विस्तार है वो 3 देशों के अंदर मिलता है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। जो सबसे कम और सर्वाधिक, सबसे कम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो है अफगानिस्तान के अंदर, और सबसे ज्यादा है वो है भारत के अंदर। फिर मैं बता रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों के अंदर है, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा भारत के अंदर है। भारत के अंदर मैं बताता हूँ, जो इसका विस्तार है भारत के अंदर, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, ये है। उत्तर से मांडा, जम्मू कश्मीर। जिला कौन सा है? अखनूर। अखनूर जिला है। और नदी कौन सी है? चेनाब नदी। मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है। जो इसका विस्तार है कौन से जिले के अंदर है? अखनूर जिले के अंदर, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। ये तो हो गई उत्तर की बात। अब बात करते हैं हम दक्षिण में। दक्षिण में जो सिंधु घाटी सभ्यता का है विस्तार है वो कहाँ पर है? दक्षिण में है दैमाबाद। अभी दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और ये किस नदी पर है? परवरा नदी पर। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दैमाबाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो किस नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे। अगर ये परवरा नदी, ये जो ये परवरा नदी है ना, ये एग्जाम के अंदर ऑप्शन में ना मिले, सपोज करो ऑप्शन में ना मिले और गोदावरी नदी मिल जाए। कौन सी नदी? गोदावरी। तो हमें गोदावरी को सेलेक्ट करना है। क्यों करना है? जो परवरा नदी है ना, ये गोदावरी की सहायक नदी है। बात तो एक है, माँ तो इसकी गोदावरी है बेटी की। जो परवरा नदी है वो गोदावरी की बेटी है, यानी कि सहायक नदी है। तो अगर परवरा नदी मिल जाए तो परवरा, नहीं तो गोदावरी नदी करना है आपको। अब पूर्व में इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है? आलमगीरपुर। पूर्व में विस्तार है आलमगीरपुर। अब ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जिला है मेरठ के अंदर।
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर यूपी, जिला मेरठ है, और नदी है वो है हिंडन नदी। पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर यूपी राज्य के अंदर है, जिला मेरठ के अंदर, नदी है हिंडन, हिंडन नदी के किनारे है। अब पश्चिम में सूतकांगेडोर, पश्चिम में है सूतकांगेडोर। ये कहां पर है? ये है बलूचिस्तान में। पश्चिम में जो इसका विस्तार है वो कहां पर है? बलूचिस्तान के अंदर, सूतकांगेडोर में। जो नदी है वो कौन सी है? दास्क नदी। पश्चिम में सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान के अंदर है। नदी का नाम दास्क नदी है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब है सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो प्राचीन समय में है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन काल में 12,96,066 वर्ग किलोमीटर। यह प्राचीन समय का 600 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। जो वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 12 लाख, फिर अब ये 20 लाख क्यों हो गया? क्योंकि इसकी जब खुदाई होती गई प्राचीन समय से अब तक, तो इसका क्षेत्रफल 20 लाख के करीब पहुंच गया है खुदाई करते करते। तो इसका विस्तार बढ़ता गया। अतीत, जो इसका आकार है, सिंधु घाटी जो सभ्यता का आकार है वो प्राचीन काल में तो त्रिभुजाकार था। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, लेकिन वर्तमान में जो इसकी खुदाई करते करते आकार कैसा हो गया? विषमकोणीय चतुर्भुज। अभी विषमकोणीय चतुर्भुज है, इसको ध्यान से देखना। वर्तमान में इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज। विषमकोणीय चतुर्भुज की आकृति एक और है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। और जो इसका जो आकार है वो कैसा है? विषमकोणीय चतुर्भुज सिंधु घाटी सभ्यता का। बात करते हैं इतिहास के बारे में, बीते हुए कल के बारे में। 1826 में चार्ल्स मेमन ने हड़प्पा के बारे में जानकारी दी थी। सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो 1826 के अंदर, 1826 के अंदर चार्ल्स मेनन ने हड़प्पा के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने 1842 में एक लेख लिखा था। उसमें इन्होंने बताया था कि जो भारत में जो प्राचीन शहर है ना, प्राचीनतम नगर है भारत के अंदर, जो प्राचीनतम नगर है ना वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो नगर है वो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। इन्होंने ये बताया था 1842 के अंदर एक लेख प्रकाशित किया था। उसमें बताया कि जो भारत में जो प्राचीनतम नगर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा का उल्लेख किया था इन्होंने उसे लेख के अंदर। 1851 व 1853 के मध्य, 1851 और 1853 के अंदर एक निगम
एक वैज्ञानिक हुए थे, ए कनिंघम। एक कनिंघम है, इन्होंने हड़प्पा के टीले के बारे में हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था। एक इतिहासकार हुए थे एक कनिंघम, जिन्होंने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था 1851 से 1853 के मध्य। जो हड़प्पा का जो मानचित्र है ना, हड़प्पा का मानचित्र, वो किसने तैयार किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इन्होंने ही, एक कनिंघम, इन्होंने ही हड़प्पा का मानचित्र तैयार किया था। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? एक कनिंघम को ही भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था और इन्होंने ही हड़प्पा का मानचित्र तैयार किया था। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? ए कनिंघम को ही भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता था। बात है 1853 और 1856 ईसा पूर्व की। उस समय की बात है, कराची टू लाहौर। कराची टू लाहौर, कराची से और लाहौर की तरफ रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कराची से और लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। गौर से देखना कि 1853 व 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ट्रैक कैसे होता है? ये होता रेलवे ट्रैक। और ये ट्रैक बिछाने का जो काम है ना, ये दो व्यक्तियों को दिया गया था। कि ठेका देते हैं ना, कोई भी सरकारी काम है उसमें ठेका देते हैं, तो ये रेलवे ट्रैक बिछाने का काम दो व्यक्तियों को दिया गया था, जॉन और विलियम। एक व्यक्ति थे जॉन और दूसरे थे विलियम। दोनों ही सगे भाई थे। दोनों ही क्या थे? सगे भाई थे। इतिहास में इतिहास इनको क्या कहता है? बटन बंधु। इतिहास के अंदर इन दोनों को क्या कहा जाता है? बर्टन बंधु। जो रेलवे लाइन बिछाते हैं, तो ये तीन लाइन है ना, 1 2 3 1 2 3, ये क्या है? ये है दो पटरी है, उनको आपस में जोड़ने का काम करती है, यानी सपोर्ट है। ये तीन लाइन है, ये से है सपोर्ट। जब ये सपोर्ट खत्म हो गई, जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब ये सपोर्ट खत्म हो गई थी। देखिए गौर से देखना, ये पटरियों को जोड़ने का काम करती है, तो ये क्या है? आपस में सपोर्ट है। जब ये 1853 में जब कराची से लाहौर तक ये ट्रैक बिछाया जा रहा था रेलवे लाइन का, तो उस समय ये सपोर्ट खत्म हो गई थी, तो उन्होंने टीले से ईंटें निकाली। तो उन्होंने देखा कि सामने एक टीला है, टीले में से उन्होंने ईंटें निकाली। और जो टीला था ना, वो किसका था? हड़प्पा कालीन का। हड़प्पा के समय का
टीला था। जॉन मार्शल के आदेश पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। जब वे ट्रैक बिछा रहे थे उस समय एक व्यक्ति थे जिन्होंने ठेका ले रखा था, जॉन और विलियम, दो व्यक्ति थे। तो एक का नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल तो इन्होंने ईंटें निकाली थी ना 1921 में, 1853 के मध्य जब इन्होंने ईंटें निकाली थी, तो 1921 के अंदर एक व्यक्ति हुए थे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी एक व्यक्ति हुए थे। जॉन मार्शल के अनुसार 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सर्वप्रथम जो हड़प्पा की खोज की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। वह हड़प्पा के बारे में हम जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कहां पर की थी? पाकिस्तान के अंदर। कहां पे की थी? पाकिस्तान के अंदर। जिला कौन सा है? मोंटगोमरी। पाकिस्तान के अंदर एक जिला है मोंटगोमरी, वर्तमान में नाम है साहिवाल। प्राचीन नाम है इसका मोंटगोमरी और वर्तमान में साहिवाल नाम है। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है। नदी है रावी। बाएं तट पर। कौन से तट पर है ये? रावी नदी के बाएं तट पर है। जो हड़प्पा है वो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। जो राय बहादुर साहनी दयाराम साहनी है उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। कहां पे की थी? पाकिस्तान के अंदर। जिला है मोंटगोमरी जिसको वर्तमान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है। नदी है रावी नदी के बाएं तट पर। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज पाकिस्तान के अंदर मोंटगोमरी जिले के अंदर साहिवाल प्रेजेंट में नाम है जिले का। नदी है रावी नदी के बाएं तट पर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। जो हड़प्पा का जो उत्खनन है ना वो कहां तक है देखते हैं। बात करते हैं उत्खनन के बारे में। जो हड़प्पा का जो उत्खनन है वो दो बार हुआ है। 1926 के अंदर माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में और दूसरी बार हुआ वो है 1946 के अंदर मार्टिन होलर के द्वारा। इन दोनों के द्वारा हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ है। जो हड़प्पा के जो नगर है ना, हड़प्पा के जो नगर है वो भी है दो। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। हड़प्पा के दो नगरों को पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के नाम से जाना जाता था। पूर्वी टीला को नगर टीला के नाम से और पश्चिमी टीला को दुर्गे टीला के नाम से, दुर्ग टीला।
दुर्ग टीला के नाम से जानते थे। नदी कौन सी थी? रावी नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा का जो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के मोटा गोमरी डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है साहिवाल। वर्तमान में कौन सी नदी पर? रावी नदी के बाएं तट पर। ये है रावी नदी, ये है रावी नदी। जो इसका जो ये है ना बायां बायां तट है, इसके अंदर रावी नदी के बाएं तट पर जो हड़प्पा है, इसमें 12 तो अन्नागार मिले हड़प्पा के अंदर। जो सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य है ना, सबसे पहले गेहूं के जो साक्ष्य है वो कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, 12 अन्नागार। सर्वप्रथम जो गेहूं की बीज की जो खोज हुई है ना, वो हुई है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के अंदर 12 अन्नागार मिले थे। तो सर्वप्रथम जो खोज गेहूं